हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कोर्स मास्टरी फॉर मार्केट की एक और क्लास के अंदर। डिस्कशन हम करेंगे एसएमसी, स्मार्ट मनी कंसेप्ट। क्या होता है ये, क्यों होता है ये और किस लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, सब चीज़ों के बारे में। अप्रोक्सीमेट कम से कम 6 से 7 क्लास इसके ऊपर आराम से निकलने वाली है। तो अगली क्लास हमारी लगातार स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर रहने वाली है। काफ़ी सारा आपने इसका नाम मार्केट में सुन रखा होगा, ठीक है। तो ये सारा अभी आपको क्लियर कर देंगे। उसके बाद में कुछ स्मार्ट मनी पर सेटअप्स भी होते हैं जो पर्टिकुलरली मार्केट में बनते हैं और अच्छा काम करते हैं, उनके बारे में डिस्कशन भी करेंगे। तो फिलहाल के लिए स्मार्ट मनी कंसेप्ट जैसा आपको नाम से जाहिर हो रहा है, स्मार्ट मतलब कि जो लोग तेज हैं। तेज कौन है मार्केट में? बड़े इंस्टीट्यूशंस। स्मार्ट मतलब कि इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जिन्होंने बड़ी बड़ी टीम हायर कर रखी है, बड़े बड़े बंदे हायर कर रखे हैं, जिनको अच्छा फंडामेंटली मार्केट के बिहाइंड क्या हो रहा है, ठीक है। फिर उससे अलावा ऑल ओवर डेटा, ऑल ओवर मार्केट की जिसको बोलते हैं ना कि पीछे का पता होना, ठीक है। तो वो पता जिनको होता है, हमको इन्हें फॉलो ही तो करना है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये एसएमसी के थ्रू जानने की कोशिश कर रहे हैं कि स्मार्ट मनी कहाँ पे पोजीशन बना रहा है, कहाँ पे उसने लिक्विडिटी लिया है, कहाँ पे वो पोजीशन काटेगा, ठीक है। तो ये जानने में ये सारे टॉपिक्स एसएमसी के आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो स्मार्ट मतलब कि इंस्टीट्यूशंस, मनी मतलब कि इनका पैसा कहाँ लगा हुआ है, ठीक है, ये जानने की कोशिश। कंसेप्ट, वही कंसेप्ट जानना हमें है कि क्या कंसेप्ट है जिससे पता लगे कि कहाँ कहाँ पर वो इंटरेस्टेड हुए थे, ठीक है। अभी स्मार्ट मनी कंसेप्ट होता क्या है, देखिए आपको पता है मार्केट चलाता कौन है? मार्केट को इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। कैसे चलाते हैं, ठीक है, बड़ा पैसा लगा के चलाते हैं। बड़ा पैसा क्या वो ऐसे ही डाल देते हैं? उनको भी तो ह्यूज प्रॉफिट चाहिए होते हैं, ठीक है, उनको भी तो प्रॉफिट्स चाहिए। बड़ा पैसा तो प्रॉफिट्स भी वही बड़ा बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले जब क्लास में मैंने आपको बताया था, पीछे हम डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर आपको पोजीशन बड़ा डालना है, पोजीशन आपका बिग है, ठीक है, बड़ा पोजीशन है, तो आपको क्या चाहिएगी? लिक्विडिटी चाहिएगी। लिक्विडिटी मतलब कि स्टॉप लॉस चाहिएगा, ठीक है, स्टॉप लॉस चाहिएगा आपको, ठीक है। अभी क्या है, रिटेलर्स किसका स्टॉप लॉस? इंस्टीट्यूशंस ज्यादा स्टॉप लॉस किसका ले सकते हैं? सबसे आसानी से मिलने वाला स्टॉप लॉस किसका है? रिटेलर्स का है, ठीक है। आपस में इंस्टीट्यूशंस के जनरल सी बात है, अभी कोई बड़ा एक इंस्टीट्यूशन ट्रेड कर रहा है, दूसरा इंस्टीट्यूशन ट्रेड कर रहा है, तो उनकी आपस में भी पोजीशंस कटेंगी, बट पैसा सबसे ज्यादा चांसेस किसके हैं जाने की? इंस्टीट्यूशंस किसका पैसा लेंगे? रिटेलर्स का। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? रिटेलर्स के एसएल को लेने के लिए बनाया गया ट्रैप इज कॉल्ड स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ठीक है। अब ये क्यों बनाते हैं, क्यों ये ट्रैप बनाते हैं? ताकि इनफ लिक्विडिटी मिल सके। अब क्यों चाहिए इनको इनफ लिक्विडिटी? क्योंकि वाई वाई क्यों चाहिए लिक्विडिटी? सबसे पहला, बड़ा पोजीशन डालना है। बड़ा पोजीशन डालना है। अगर कहीं पे लिक्विडिटी इनफ नहीं हुई, मान लो कहीं पर जो भी एसेट आप खरीदना चाह रहे हो, ठीक है, उसकी 1 लाख क्वांटिटी ही अवेलेबल है, आपको चाहिए है 5 लाख क्वांटिटी, तो आपको मार्केट में ऐसी जगह ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा ना जहां पे वो 5 लाख क्वांटिटी मिल भी रही हो। हाँ, आप कर सकते हो मार्केट ऑर्डर पे, जनरली जहां पे चल रहा है आप वहां से खरीदने लग सकते हो। लेकिन जनरल सी बात है, अगर यहां पर 1 लाख ऑर्डर प्लेस है, यहां पर 1 लाख ऑर्डर प्लेस है, मान लो ये प्राइस जो है ये 25,001 चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2 3 ऐसे चल रहा है। यहाँ पे 1 लाख ऑर्डर अगर है, 1 लाख ऑर्डर अगर आपके यहाँ पर है, 1 लाख ऑर्डर फिर ऊपर है, ऐसे कर करके 5 जगह पे 1 लाख ऑर्डर है, तो आपको ये वाली चीज तो आपको 1 रुपए में मिल गई, मतलब 25,000 1 पे मिल गई, ये 2 पे मिली, ये 3 पे मिली, ये 4 पे मिली और ये 5 पे मिली। तो आपका जो सब जगह आपने सेम पोजीशन डाली, तो आपका एवरेज प्राइस तो कहीं यहां पे जाकर आएगा। मतलब आपने एवरेजली चीज कितने में खरीदी? यहां पर खरीदी। मतलब क्या खरीदी? जहां पर आपको खरीदनी थी उससे महंगी खरीदी, ठीक है। तो बड़ा पोजीशन डालना है तो क्या चाहिएगा? बड़ा लिक्विडिटी चाहिएगा, जहां पर आसानी से पोजीशन डाल सके, ठीक है। अभी बड़ा पोजीशन डालना है, साथ में बड़ा पोजीशन सस्ते में भी डालना है। मीन सेकंड क्या चाहिए उनको? बाय इन, ठीक है, सस्ता, क्या बोलते हैं सस्ते को इंग्लिश में, ठीक है, उनको सस्ते में खरीदना है। एंड सेल इन महंगा, ठीक है, इनको सस्ते में खरीदना है एंड महंगे में इनको बेचना है, ठीक है। तो
अब सस्ते में खरीदना महंगे में बेचना ये तो हमको भी है, लेकिन इनको ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, ज़रूरत सबको ही ज़्यादा है, लेकिन इनको ज़्यादा क्यों? क्योंकि जब ये लिक्विडिटी क्रिएट करेंगे कहीं पर भी, मान लो कोई भी एक सपोर्ट था, ठीक है, यहाँ पर 1 लाख पोजीशन ही बन रही थी एंड इनको मार्केट में ये कुछ अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही थी कि ऊपर में भी अच्छी लिक्विडिटी है और ये लिक्विडिटी अपसाइड की ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। पहले मैं आपका एक और कंसेप्ट है ना क्लियर करता हूँ, अभी मैं ये समझाते समझाते मेरे को कुछ ध्यान में आया। क्या है? आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर है ना 5 लाख जो है कि 5 लाख के वॉल्यूम्स पेंडिंग है, 5 लाख के क्वांटिटी के एसएल पेंडिंग है, ठीक है, एसएल पेंडिंग है यहाँ पर, ठीक है। और मान लो ये कोई रेजिस्टेंस है जहाँ पर ये पेंडिंग है, ये कोई सपोर्ट है, ठीक है, और इन दोनों के बीच निफ्टी में अच्छा खासा गैप है, मान लो 300 पॉइंट का फर्क है इन दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ पे मार्केट चल रही है, ठीक है, किसी अप ट्रेंड के अंदर चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो किसी जगह पर पोजीशन डालनी है किसी को, मान लो 1 लाख क्वांटिटी की डालनी है, 1 लाख क्वांटिटी की डालनी है। यहाँ पे मान लो प्राइस जो भी XYZ चल रहा है, मान लो 324,700 चल रहा है प्राइस, ठीक है, 24,700 चल रहा है, ये आपका पूरा 25K है, ठीक है। 300 पॉइंट का गैप हो गया, 24,700 चल रहा है। अभी यहां पर अगर 1 लाख क्वांटिटी डालनी है और यहां पर अगर 50,000 क्वांटिटी ही मिल रही है, यहां पे प्राइस किसी भी प्रीमियम का मान लो 100 रुपए चल रहा है, तो वो क्या चाहेगा कि ये प्राइस मेरे को जितना सस्ता हो सके उतना सस्ता मिल जाए, ठीक है, क्योंकि मेरे को बड़ी पोजीशन डालनी है। साथ में यहां पर टोटल वॉल्यूम्स अवेलेबल भी नहीं है, टोटल क्वांटिटी अवेलेबल्स भी नहीं है। तो पहले मैं मैन्युपुलेशन करूं, पहले मैं कोई भी एक ऐसा स्टॉक, मैन्युपुलेशन समस्या इंडेक्स में नहीं स्टॉक्स के सहारे होती है, ठीक है, पहले मैं मार्केट को थोड़ा गिराऊं, ठीक है, मैं कोई ऐसा स्टॉक ढूंढूं जिसमें नीचे में लिक्विडिटी है, मेरे को उसका एसएल मिले, मेरे को उससे फायदा मिले, ठीक है, फिर मैं वहां से बाय करूं, ठीक है, मेरे को 1 लाख मेरी पोजीशन मेरे को मिल जाए, फिर मैं वहां से बाय करूं, ठीक है, तभी जाकर के मैं ये लिक्विडिटी ले पाऊंगा, तभी जाकर के मैं यहां पे जो ज्यादा एसएल ना वो मेरे को ज्यादा बेनिफिट होगा। मींस मार्केट मोमेंटम वहां पे करती है जहां पे एसएल ज्यादा होते हैं, लेकिन उससे पहले मार्केट वो एसएल भी लेके जाती है जहां पर एसएल कम होते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन बनेगा कि सर एसएल बड़े कहां पर है, छोटे कहां पर है, ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगाने की जरूरत नहीं है। बड़े टाइम फ्रेम का जो भी लिक्विडिटी जोन है वो आपका बड़ा एसएल है, छोटे टाइम फ्रेम का जो छोटा लिक्विडिटी जोन है वो आपका छोटा एसएल है, ठीक है, छोटे एसएल वहां पर आपके पेंडिंग होंगे। तो मार्केट जो आप बोलते हो ना कि मार्केट पहले हमेशा रॉन्ग मूव देती है फिर राइट मूव देती है, क्योंकि राइट मूव वाली साइड लिक्विडिटी ज्यादा होती है, रॉन्ग मूव वाली साइड मार्केट को एक लिक्विडिटी लेकर के उस साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए जाना होता है। अब रॉन्ग मूव देना उनकी मजबूरी है, क्योंकि एक बड़ा पोजीशन डालना है, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी छोटी है, लिक्विडिटी छोटी है और पोजीशन बड़ा डालना है, क्योंकि यहां पे लिक्विडिटी छोटी थी ना, मैंने बोला ना कि यहां पे 50,000 ही पोजीशन जो है मिल रही है फिलहाल, लेकिन उनको 1 लाख चाहिए, पोजीशन उनको बड़ा डालना है। तो उनको फिर क्या करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन फिर क्या करते हैं, लिक्विडिटी जनरेट करवाते हैं, मतलब कि कुछ लिक्विडिटी यहां पर होगी, कुछ और नीचे होगी, कुछ और नीचे होगी, तो वो नीचे की लिक्विडिटी लेकर के फिर बड़ा पोजीशन डालेंगे एंड फिर मार्केट में इस लिक्विडिटी को लेने के लिए जाएंगे। होप आप सबको क्लियर होगा कि रॉन्ग मूव क्यों आता है, ठीक है, और किस लिए आता है, और वो ट्रैप नहीं होता मेरी जान, इतना समझ लो कि वो ट्रैप्स नहीं होते हैं। अब कोई भी इन फ्यूचर मैं भी बड़ा इंस्टीट्यूशन, मैं भी, मेरे को भी बड़ा पैसा डालना होगा, आपको भी बड़ा पैसा डालना होगा, आप यही सोचेंगे कि आपको सस्ते में मिल जाए, सस्ते में मिलना भी तुम छोड़ दो, तुम्हारा बड़ा पैसा डालने की लिक्विडिटी तो होनी चाहिए ना। अभी किसी दुकान पर आप गए, आपने वहां पर जाकर के 100 पेन मांग लिए और वहां पे पेन 50 ही अवेलेबल है, तो आप तो वैसी दुकान पे जाओगे ना जहां पे 100 इकट्ठे मिल जाए, 50 इकट्ठे करोगे तो कम डिस्काउंट मिलेगा आपको, जहां से 100 इकट्ठे ले लोगे। जैसे मैंने एक क्लास में आपको सेब का एग्जांपल दिया था, अभी आप किसी रेडी पे जाते हो, किसी भी एक ठेले पे जाते हो, आपको 100 किलो सेब चाहिए, उस रेडी पे 10 किलो सेब भी अवेलेबल है, वो आपको 100 रुपए किलो लगा रहा है, वो आपको 100 रुपए की कोल सेब जो है 95 लगा देगा, 90 लगा देगा, क्योंकि आप वहां पे 10 किलो अवेलेबल है तो आपको 10 किलो ही दे सकता है, ठीक है। लेकिन आप किसी ऐसे होलसेलर के पास गए जो आपको 100 किलो प्रोवाइड कर सकता है, तो वो ज्यादा डिस्काउंट देगा ना, वो कम से कम उस ठेले वाले से ज्यादा डिस्काउंट देगा। तो वही सिनेरियो यहां पे है, ठीक है। तो होप सो आप सबको क्लियर होगा। अब हमारा पॉइंट ये आपको क्लियर हो गया होगा कि बाय इन सस्ता और सेल इन महंगे का क्या मतलब है, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सस्ते में खरीदकर महंगे में बेचते हैं, उसका क्या मतलब है, क्योंकि अपसाइड लिक्विडिटी वो छोटी लिक्विडिटी को ग्रैब करके बड़ी लिक्विडिटी की तरफ बढ़ते हैं और बड़ी लिक्विडिटी लेने के बाद में वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर है कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट है क्या, है क्यों, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब वाई SMC, हमको SMC सीखना क्यों है? एक चीज आपने बार बार सुनी होगी, कहीं और से नहीं तो मेरे मुंह से तो 100% सुनी होगी कि इफ यू डोंट नो वेयर इज द लिक्विडिटी देन यू आर द लिक्विडिटी, ठीक है। मतलब यदि आपको नहीं पता कि लिक्विडिटी कहां है, ठीक है, तो आप लिक्विडिटी हैं।
ठीक है। तो लिक्विडिटी कहाँ है, ये सब चीजें आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट से क्लियर होगा कि कहाँ कहाँ पर बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं इंटरेस्टेड हुए थे। ठीक है, कहाँ कहाँ पर बड़ा एसएल हंट हुआ था, कहाँ कहाँ की लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट जा सकता है या ले चुका है। ठीक है, तो वो आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट से क्लियर होगा। ठीक है, मतलब जनरली आप जो सोचते हो ना कि किसी भी हाई के टूटने पे ट्रेड कर लिया, वेट ए सेकेंड, किसी भी मार्केट में किसी भी हाई के टूटने पे ट्रेड कर लिया या मार्केट में किसी भी लो के ब्रेक होने पर ट्रेड कर लिया। ठीक है, ये जो दो ट्रेड के तरीके हैं ना, ये ट्रेड नहीं है, ये सिर्फ मार्केट को समझने का तरीका है कि मार्केट हायर हाइज में चल रही है, हायर लो। हो सकता है कि आज से काफी टाइम पहले, क्योंकि मैं भी जब मार्केट में शुरू आया था तो नॉर्मल ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स आज के मुकाबले में कहीं ज्यादा सस्टेन करते थे। ठीक है, लेकिन ये जो जोन्स है ना, ये जनरली मार्केट में एक ऑफर होता है बड़े इंस्टीट्यूशंस और बड़े प्लेयर्स के लिए कि मार्केट में यहां पर कुछ हाइज कटेंगे तो कुछ एसएल कटेंगे, जो यहां से शॉर्ट करके बैठे थे, जो बेचने के लिए बैठे थे, वो यहां से एग्जिट करके निकलेंगे और बड़े जो इंस्टीट्यूशंस है उनको मौका मिलेगा यहां पर अपनी पोजीशंस बनाने का, क्योंकि उनको इनफ लिक्विडिटी मिलेगी। ठीक है, तो हाइज एंड लोज जो है ना, जनरली वो कोई भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है, जो आप ट्रेड करने के लिए सोचते हो, जहां पर ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रिटेलर्स का बनता है, वो जनरली बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, एक उनका मौका होता है ताकि वो पोजीशन बना ले पाए, इनफ लिक्विडिटी की जगह होती है वहां पे। ठीक है, तो हाइज एंड लोज के ब्रेक पे ट्रेड नहीं होती। तो जो लिक्विडिटी है, जो मैंने बोला कि हाइज और लोज पे ब्रेक होने पे जो लिक्विडिटी होती है, ठीक है, हर हाइज और लोज पर नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ट्रेंड ऐसे नहीं चल सकता, अगर वो प्रीवियस हाई ब्रेक कर रहा है तो वो लिक्विडिटी ही ले रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई आप मेजर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जोन से निकालते हैं तो उन पर डायरेक्टली ट्रेड लेने की बजाय कुछ ऐसे सेटअप्स भी बनाना जहां पे लिक्विडिटी ट्रैप होता है। तो आपका अगर एक ऐसा लग भी जाता है तो उसके बाद मान लो कि लिक्विडिटी ट्रैप आपके साथ ही हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि लिक्विडिटी ट्रैप होने के बाद में आप रोने बैठ गए। आपको ये दिखाई देना चाहिए कि यहां पे लिक्विडिटी ट्रैप हुआ है, मार्केट ने यहां पर किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने पोजीशन बनाई है, अब मेरे को इंस्टीट्यूशंस के पीछे चलना है, तभी जाकर के मैं अपना लॉस रिकवर कर पाऊंगा। होप यू विल गेट इट। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद में लिक्विडिटी हो गया, तो मार्केट अब चलती कैसे है, जहां पे अच्छी लिक्विडिटी होती है। ये टॉपिक मैं जनरल आपको समझा चुका हूं। ठीक है, अभी लिक्विडिटी क्या है, स्टॉप लॉस है। ठीक है, अच्छा, लिक्विडिटी क्या होती है, एन ईज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। क्योंकि ये तो हम बात कर चुके हैं कि आसानी से कोई बाय या आसानी से कोई सेल कब कर पाएगा, जब वहां पर उसकी पोजीशंस को खरीदने वाले या उसकी पोजीशंस को कुछ पोजीशंस को बेचने वाले बैठे होंगे। कोई बेच रहा है तो कोई खरीदने वाला चाहिए, और कोई खरीद रहा है तो कोई बेचने वाला लेने वाला चाहिए। ठीक है, तो एन ईज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग जो है वही लिक्विडिटी होती है। और लिक्विडिटी नॉर्मल भाषा में आप स्टॉप लॉस कह सकते हैं कि कहां पर कितना स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, कहां पर कितने बंदे जो हैं वो पॉजिटिव में बैठे हुए हैं जो अपने ट्रेड को काट देंगे, कितने बंदे नेगेटिव में बैठे हुए हैं, कितने वो अपनी पोजीशंस को काट देंगे। ठीक है, तो वो चीजें हैं। तो हाँ जी, एंड ईज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग लिक्विडिटी हो गया। अब मुद्दा आ जाता है, मैंने आपके साथ एक पहले डिस्कशन किया था। अब आप एक बात मान लो कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, और यहां पे 1 लाख वॉल्यूम्स है, 1 लाख के वॉल्यूम्स आए थे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहां पे 5 लाख वॉल्यूम्स आए थे। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहां पर 10 लाख वॉल्यूम्स आए थे। मान लो यहां पर 10,000 एसएल जो है वो पेंडिंग है, यहां पे 50,000 स्टॉप लॉस पेंडिंग है 50,000 क्वांटिटी के, और यहां पर मान लो एक बार कि 5 लाख क्वांटिटी के एसएल जो है वो पेंडिंग है 5 लाख के। ठीक है, यहां पर 50,000 के, यहां पे 10,000 के एसएल पेंडिंग है। ठीक है, तो एक्यूरेसी आपको कहां पे मिलेगी। देखो, मार्केट है ना, छोटे टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी भी ले सकता है, बड़े टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी भी ले सकता है, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है, जैसा मैंने आपको पहले भी एक बार समझाया था कि अगर कोई कैंडल 1 आवर की है, 1 आवर की कैंडल कोई है, ठीक है, और अगर आपको लिक्विडिटी ट्रैप लास्ट के 15 मिनट में दिखाई दे रहा है, मतलब कि कैंडल हमारी इंडियन मार्केट में चलती है 9:15 से लेकर के 10:15 तक,
और आप मान लो कि आपको ये कैंडल क्लोज होती दिखाई दे रही है लास्ट की 15 मिनट की 10-15 पे, और वो बिल्कुल लो पे क्लोज हो रही है, तो जनरल सी बात है ना कि जो लो पहले बना हुआ था, मतलब मार्केट बीच में कुछ इस टाइप से होगी, ठीक है। अभी ये वाली 15 मिनट की कैंडल यहां क्लोज हो रही है, तो ये जो लो बना हुआ था ना, इसके नीचे लिक्विडिटी ज्यादा है, क्योंकि ये 1 घंटे की कैंडल है, 1 घंटे का लो है, इसके नीचे ज्यादा एसएल है। यहां से मार्केट ने जो सपोर्ट लिया था, नीचे से जो मार्केट ने सपोर्ट लिया था, वहां पर कुछ पोजीशंस के स्टॉप लॉस पड़े रहेंगे, वो कटेगा, तो 1 घंटे की कैंडल का लो कट रहा है, ठीक है। तो बड़ा टाइम फ्रेम मतलब बड़ी लिक्विडिटी, वहां पर ज्यादा टाइम बिताया है तो ज्यादा पोजीशन बनी है, ज्यादा वॉल्यूम बिल्ड हुए हैं, ज्यादा स्टॉप लॉस पेंडिंग है, तो बड़ा लिक्विडिटी हो गया, ठीक है। तो टाइम फ्रेम के बारे में डिस्कशन मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं कि बड़ा टाइम फ्रेम है तो ज्यादा एक्यूरेसी आएगी, छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट जनरली जो है वो लिक्विडिटी जो है वो लेता रहता है। मतलब आप कोई भी बड़ा टाइम फ्रेम जाकर के देखोगे तो आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड कुछ और 15 मिनट पे कुछ और दिखाई दे सकता है, एक दिन का टाइम फ्रेम कुछ और होता है, एक वीक का टाइम फ्रेम कुछ और होता है। मींस हर एक बड़े टाइम फ्रेम के मुकाबले में छोटा टाइम फ्रेम लिक्विडिटी लेने के लिए है। वीक के टाइम फ्रेम के लिए 1 डे टाइम फ्रेम लिक्विडिटी लेने के लिए है, डेली टाइम फ्रेम के लिए 4 आवर्ली टाइम फ्रेम लिक्विडिटी लेने के लिए, 4 आवर्ली टाइम फ्रेम के लिए फिर आपका आवर्ली टाइम फ्रेम लिक्विडिटी लेने के लिए, आवर्ली टाइम फ्रेम पे आपके 15 मिनट लिक्विडिटी लेने के लिए, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लिक्विडिटी लेने के लिए है। समझ रहे हैं बात? तो आपको लिक्विडिटी कहां पे ढूंढनी है? आप जिस भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं उसे छोटे टाइम फ्रेम पर आपको लिक्विडिटी ढूंढनी है। मतलब जनरली इंट्राडे में ट्रेंड जो हम ढूंढते हैं वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ढूंढते हैं जब हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं या स्कैल्पिंग करते हैं, तो हमको लिक्विडिटी किस टाइम फ्रेम पे ढूंढनी है? 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ढूंढनी है, ठीक है। अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो फिर आपको लिक्विडिटी का कोई जरूरत ही नहीं है, आपको एक ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा जहां पर भी मार्केट, जैसे वो ईएमए सीएमए, मतलब जिस भी साइड ट्रेंडिंग चल रही है मार्केट, एक छोटा सा पुल बैक, उसके बाद में दोबारा से हाई ब्रेक, वो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज जो है वो मैं आपके साथ जैसे जैसे आप इस चीज को आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा कि स्कैल्पिंग जो है मार्केट में वो किस प्रकार से होती है। मतलब एक ट्रेंड का पता लग गया, एक अच्छे वॉल्यूम्स आ गए, एक ट्रेंड आपको पता लग गया कि अग्रेसिवली मार्केट यहां पर जा रही है, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जनरली सबसे अच्छी स्कैल्पिंग जो है वो ईएमए पर होती है, या फिर छोटे मोटी लिक्विडिटी हंटिंग पर भी हो जाती है, छोटी मोटी लिक्विडिटी जनरेशन पर भी हो जाती है, अदरवाइज कम ही चांसेस होते हैं, ठीक है। चलो वो एक अलग चीज है। तो टाइम फ्रेम का मुद्दा आपको समझ में आ गया कि लिक्विडिटी किस प्रकार से होती है। अब मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट के कुछ टॉपिक्स की तरफ बढ़ रहा हूं। सबसे पहले जो टॉपिक मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं वो है हमारा, एक तो है फेयर वैल्यू गैप, सेकंड है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये दो चीजों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, आगे की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है पहले मैं यहां पे समझाऊंगा, फिर मैं चलूंगा अपने चार्ट पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और फेयर वैल्यू गैप के बारे में यहां पे बात एक बार कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तरफ ही चलते हैं। किसी भी अप ट्रेंड के अंदर, ठीक है, किसी भी अप ट्रेंड में रिसेंट हाई ब्रेक या फिर किसी भी डाउन ट्रेंड के अंदर, डाउन ट्रेंड में रिसेंट लो ब्रेक, ठीक है, इज कॉल्ड बीओएस। कैसे? मतलब मार्केट में ऐसे चल रही थी, अभी मार्केट ने एक पुल बैक लिया, ये मार्केट के अंदर जब दोबारा से ब्रेक होगा तो ये बीओएस है, ये मार्केट में ब्रेक हो रहा है बीओएस है, ये मार्केट में यहां पर ब्रेक हुआ था बीओएस था, ठीक है। मतलब किसी भी ट्रेंड के अंदर रिसेंट हायर हाइज में चल रही है मार्केट, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रही है तो एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है, नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है, एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है, ठीक है। तो ये होते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बीरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप समझ ही गए कि रिसेंट हाई ब्रेक करती चल रही है अप ट्रेंड में तो बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, एंड अगर रिसेंट लोज ब्रेक करती चल रही है तो बीरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब उसके बाद में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, मतलब कब मार्केट बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से बीरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तरफ आएगी वो हम आगे डिस्कशन करेंगे जब हम चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात करेंगे, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब आ गया आपका एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। दिखाऊंगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को चार्ट पे लेके चलूंगा, ठीक है। अब आ गया आपका फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? मार्केट में ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फिर ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है। पता लग रहा है कि एक में प्राइस अप साइड जा रहा है, एक में प्राइस डाउन साइड जा रहा है, इसमें डाउन साइड आ रहा है, इसमें अप साइड जा रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का, सॉरी, फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, ठीक है। किसी भी डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होगा, जब प्राइस नीचे आ रहा है तो फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, इसके बीच का गैप जो है ना, ठीक है, अगर इसके अंदर कोई विक ना हो, विक नहीं होनी चाहिए, बॉडी नहीं होनी चाहिए, छोटी मोटी विक अगर है, छोटी मोटी विक अगर है तो वो बीच का जो प्राइस विक छोड़ करके जो बच जाएगा वो आपको क्या मार्क कर लेना है? फेयर वैल्यू गैप,
ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, क्योंकि ये अप ट्रेंड है, इसमें फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई वो जनरली कोई याद करने वाली बात नहीं है। डाउन ट्रेंड है तो फर्स्ट कैंडल का लो ही देखेंगे, ठीक है। अप ट्रेंड है तो फर्स्ट कैंडल का हाई ही देखेंगे, ठीक है। तो ये जो गैप होता है ये फेयर वैल्यू गैप होता है। अब फेयर वैल्यू गैप, वैलिड फेयर वैल्यू गैप ढूंढना होता है, इसमें एक वैलिड का फंडा आ जाता है। वैलिड का फंडा किस प्रकार से होता है, जब अच्छा फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं फेयर वैल्यू गैप आता क्यों है, होता क्यों है, क्या है। आपने हाथी देखा है कभी, हाथी लाइव में देखा होगा जनरली सबने, जिसने नहीं भी देखा होगा ना लाइव में, उसने फिल्म्स में डिस्कवरी पे देखा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। हाथी के पांव है ना बड़े होते हैं, यूं बड़े पैर होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, ठीक है। हाथी के पांव बड़े होते हैं क्यों, क्योंकि वो बड़ा है, उसका शरीर बड़ा है, उसका वेट ज्यादा है। इसी प्रकार से इंस्टीट्यूशंस हैं, ये बड़े हैं, इनका पैसा बड़ा है, इनके पैसे का वेट ज़्यादा है, ठीक है। तो जब हाथी कहीं से चलता है ना, कहीं से चलता है, किसी भी मैदान पे हाथी अगर चलेगा तो वो अपने फुटप्रिंट छोड़ेगा, ठीक है। जहां से गुजरेगा वहां पे मिट्टी को दबाएगा, फुटप्रिंट छोड़ेगा। वैसे ही आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जहां से चलेंगे वहां पर अपने फुटप्रिंट छोड़ेंगे, छुपा ही नहीं सकते ये चाहें तो भी छुपा नहीं सकते हैं, ठीक है। इनका बस चले ना तो ये छुपा लें, ठीक है, आपकी ये एसएमसी जैसी कोई चीज़ बने ही ना, ठीक है। लेकिन ये छुपा नहीं सकते भाई, बड़ा पैसा जहाँ पे डलेगा, चाहे वो लिक्विडिटी बना करके डले, चाहे वो बिना लिक्विडिटी के डले। बिना लिक्विडिटी के डलेगा तो उनको भी थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, या वो अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे कहीं पे, वो आगे की बातें हैं। मतलब बिना लिक्विडिटी पे कहीं पे पैसा डलेगा तब भी भाई कहीं ना कहीं बड़ी कैंडल्स बनेंगी, फुटप्रिंट्स आएंगे, पता लगेगा कि यहाँ पे बड़ा इंस्टीट्यूशन एंटर हुआ है, किसी ने बड़ा पैसा डाला या निकाला है, ठीक है। तो वो फुटप्रिंट जो है वही फेयर वैल्यू गैप के थ्रू हम शो करते हैं, इसलिए इसमें वैलिड ढूंढना जरूरी है। वैलिड मतलब कि वैलिड फेयर वैल्यू गैप वो होता है जहां पर किसी वैलिड इंस्टीट्यूशन ने किसी बड़ा पैसा किसी ने डाला, और बड़ा पैसा डालने का मतलब ये है, मतलब नया पैसा आया हो, ये नहीं कि सिर्फ पोजीशन एग्जिट हुई हो, नया पैसा आया हो, किसी न्यूज बेस मोमेंटम ना हो, जनरली कोई न्यूज आएगी एकदम से बड़ी कैंडल बन गई, वो मोमेंटम ना हो, इसलिए वैलिड फेयर वैल्यू गैप ढूंढा जाता है। और वैलिड फेयर वैल्यू गैप के ढूंढने का एक ही तरीका है कि कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन का पैसा डाला हो, नया पैसा डाला हो, और वो कब डलेगा, जब मार्केट में कहीं ना कहीं वो लिक्विडिटी बनाएगा, ट्रैप बनाएगा। मतलब किसी ट्रैप के बाद बना हुआ फेयर वैल्यू गैप इज वैलिड फेयर वैल्यू गैप। समझ में आ रही है बात। तो वो वैलिड फेयर वैल्यू गैप होता है। फेयर वैल्यू गैप, हर ही फेयर वैल्यू गैप आप कहीं पे ढूंढते रहो, लेकिन हमारे काम का जो मार्क करना है वो वैलिड फेयर वैल्यू गैप का मार्क करना है। तो फेयर एफवीजी क्या है, फेयर वैल्यू गैप है, और ये होता क्या है, फुटप्रिंट ऑफ बिग बायर एंड सेलर, ठीक है। समझ गए कैसे होते हैं फुटप्रिंट, आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब फटाफट से हमको दो ही चीजें देखनी है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो बिल्कुल 30 ही सेकंड का काम है, कहीं पर भी देखते रहना। एक आपको फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है, ठीक है। हम चलते हैं चार्ट की ओर। तो ये आपका निफ्टी का चार्ट है, ट्रेडिंग व्यू पे ओपन कर रखा है। हमको यहां पर ढूंढना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड एक फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए तो आपको कुछ नहीं करना, जनरल मैंने आपको समझाना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप कोई भी बड़ा ट्रेंड फॉलो कर लीजिए, ठीक है। जैसे यहां पर ये आपको एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है आता हुआ, ठीक है। ये मार्केट जब भी अपना प्रीवियस लो ब्रेक कर रही है ना, ये मार्केट जब भी अपना प्रीवियस लो ब्रेक कर रही है, मार्केट जब भी अपना प्रीवियस लो ब्रेक कर रही है, हर बार एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है। यही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सिंपल बीओएस। मार्केट जब भी किसी ट्रेंड के अंदर अपना प्रीवियस लो ब्रेक करती चलेगी, वो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें अब एक चेंज ऑफ कैरेक्टर भी होता है, वो हम नेक्स्ट अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। जब मार्केट किसी ट्रेंड के अंदर अपने प्रीवियस लोज को या अपने प्रीवियस हाइज को ब्रेक करती चलती है, एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पर, जिस भी टाइम फ्रेम पे हमने ट्रेंड देख रखा है, अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रखा है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्रीवियस लोज का ब्रेक, ठीक है। जैसे ये प्रीवियस लो हो गया, 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 ठीक है। इनका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब उसके बाद में मुद्दा आता है मेरा फेयर वैल्यू गैप का। अब फेयर वैल्यू गैप दिखने को तो आपको फेयर वैल्यू गैप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहां पे लगाओ, आपको कहीं पे भी दिखाई दे जाएगा। जैसे यहां पे मार्केट ओपन हुई है लास्ट डे की, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो ये भी मेरे को फेयर वैल्यू गैप दिखाई दे रहा है। फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई के बीच में ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। यहां पर बड़ी सी पोजीशंस बनी होंगी, बड़ी सी पोजीशंस एग्जिट हुई होंगी, लेकिन मेरे किसी काम का नहीं है, किसी वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं है ये फेयर वैल्यू गैप, कि मार्केट एक बड़ा गैप फ्लैट ओपन हुआ, सुबह में कोई न्यूज होगी, कुछ भी होगा, एक बड़ा सेल ऑफ आया, उसके अंदर कैंडल्स डाउन साइड बनती चल रही है, फिर ऐसे तो फेयर वैल्यू गैप, ये भी फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ऐसे फेयर वैल्यू गैप आगे के आगे चलता रहेगा, ये भी फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ये ऐसे आगे के आगे चलता रहेगा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। हाँ, इंट्राडे का बना हुआ फेयर वैल्यू गैप काम भी आ सकता है, लेकिन ये सुबह में जहां पर एक मेजर सेल ऑफ आया ना, वो काम नहीं आएगा। फेयर वैल्यू गैप ये भी काम का नहीं है वैसे तो, क्योंकि काफी देर यहां पे साइडवेज रही है, बड़ी सारी पोजीशन बनी है, ठीक है। मार्केट ने ब्रेकडाउन किया है, फेयर वैल्यू गैप आप आगे प्लॉट करोगे तो आपको फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट दोबारा से रिवर्स होती हुई दिखाई जरूर दे रही है, लेकिन ऐसे ऐसे फेयर वैल्यू गैप पे आप पोजीशन तभी बना सकते हैं जब आपके और कोई मल्टीपल कन्विक्शन हो, ऐसे नहीं। एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप वो होता है जहां से लिक्विडिटी हंट किया हो, ठीक है। अभी आपको जनरली इस मार्केट में ढूंढना मुश्किल हो जाएगा आपको, ठीक है।
ठीक है। इस मार्केट में जनरली आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, अपनी स्ट्रेटजी वाला सीन जरूर मिल जाएगा, जो मैंने स्ट्रेटजी में आपको बताया था वो जरूर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, बट ऐसी मार्केट में विक्स बहुत है, ट्रेंडिंग बहुत है, ढूंढना मुश्किल हो जाएगा आपको। जैसे ये है यहाँ पे, ठीक है, ये प्रीवियस लो है, प्रीवियस लो का लिक्विडिटी लिया यहाँ पर, देखो प्रीवियस लो का लिक्विडिटी लेते ही मार्केट ने फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल लो के बीच में एक गैप छोड़ा हुआ है, तो ये एक फेयर वैल्यू गैप है, इस लिक्विडिटी पर किसी ने बड़ा पोजीशन बनाया है, इसलिए यहाँ पर बड़े बायर्स के फुटप्रिंट दिखाई दे रहे हैं कि मार्केट ने ये एक फेयर वैल्यू गैप बना रखा है, ठीक है। फिलहाल की थोड़ी मार्केट ही ऐसी है कि आपको विक्स दिखाई दे जाती है, अदरवाइज मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग होगी ना तो ये विक्स आपको दिखाई नहीं देंगी, जब फेयर वैल्यू गैप बनेगा दिखाई देंगी तो बहुत माइनर दिखाई देंगी, ठीक है। मतलब आप अगर 3-4 महीने पहले की मार्केट में देखते तो दिखाई देती है, लेकिन आप देखने के लिए जाना नहीं, आपको लाइव मार्केट में टेस्ट करना है। पुराने मार्केट में देखने के लिए जाओगे तो आपको फेयर वैल्यू गैप का आपका कुछ और ही आपका पॉइंट ऑफ व्यू बन जाएगा कि जैसे फेयर वैल्यू गैप बनते ही ऐसे ट्रेड लेना होता है। लाइव मार्केट में फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट करना, फेयर वैल्यू गैप ट्रेड लेने के लिए नहीं है, फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड लेना है तो वो मेरी स्ट्रेटजी पर, जो मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस लो कहीं पे ब्रेक होकर के कोई बिग बार बनता है, कोई फेयर वैल्यू गैप बनता है, तो उस पर बात बन सकती है, ठीक है, बात बन सकती है ना, उसमें एक्यूरेसी अच्छी है। मतलब ये तो बात क्लियर सी है कि प्रीवियस लो ब्रेक होकर के कोई लिक्विडिटी हंट होकर के मार्केट दोबारा रिवर्स हो रही है, तो वहां पर अगर फेयर वैल्यू गैप मिल गया तो मतलब कि किसी ने बड़े बायर ने बड़ी पोजीशंस बनाई है, बस मेरे को कंफर्मेशन मिल गया, साथ में मेरी स्ट्रेटजी है, साथ में मेरे को फेयर वैल्यू गैप पे कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ भाई बड़े बायर ने पोजीशन बनाई है, तो बस चलो ट्रेंड के साथ में, ठीक है। तो ऐसे आपको फेयर वैल्यू गैप देखना होता है। बाकी मैं पॉइंट ऑफ नहीं, जब मैं पूरा एसएमसी कंप्लीट करूंगा तो हाउ टू रीड द चार्ट्स की 1-2 क्लास लेंगे, तो उसको आप उसमें आप जो है सब टॉपिक्स के साथ मिला करके फिर आपको ज्यादा बेहतरीन तरीके से व्यू क्लियर होगा कि कैसे कैसे कौन कौन से लेवल्स प्लॉट करके रखने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम आगे का एसएमसी डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा एंड धन्यवाद, बाय बाय।